आप लोग को बताया जा चुका है पेंसिल कैसे पकड़ते हैं। दूसरा नंबर है लाइन ड्राइंग, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ऑब्लिक, ये सारे लाइन बताए जा चुके हैं। तीसरा आपका है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, जिसमें आप ज्योमेट्रिकल शेप वगैरह आप पढ़े हैं, जिसमें 2D और 3D दोनों था। उसके बाद था आपका लेआउट, 4 नंबर। इन तीनों 4 लेसन में आपको कहीं भी किसी को दिक्कत है, जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको भी कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो वो भी पूछ सकते हैं। पूछिए पहले, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक। यस सर। तो आगे आपका एक चैप्टर है जिसमें मतलब वर्क के लिए ये चीज दिया गया है, शायद ये बताया भी होंगे, जिसमें है किचन ऑब्जेक्ट है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, व्हीकल्स है। ये बताए थे, जिसमें आप लोग को किचन ऑब्जेक्ट के कुछ नाम लिखने थे, वेजिटेबल्स के कुछ नाम लिखने थे और फ्रूट्स के नाम लिखने थे। नहीं बताए थे कि बताए थे? सर बताए थे ना? यस सर। बहुत कम ही लोग हैं जिन्होंने ये सर बता दिए हैं। बहुत कम लोग, हमको लग रहा है कोई बनाया ही नहीं है। तो आप लोग वर्क बहुत कम कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में आप लोग काम कर रहे हैं। आर्टिस्ट को एक ही डायरेक्शन में काम नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए मेरे पास ये एक पेंसिल है, ठीक है? इस पेंसिल का सभी लोग इस्तेमाल बताएंगे कि इस पेंसिल का इस्तेमाल कहाँ होता है। बताइए लोग, बताइए लोग। ड्राइंग बनाने में, लिखने में। ड्राइंग बनाने में, लिखने में। और कोई बताएगा? बालू को जुड़ा प्रोजेक्ट बनाने में। प्रोजेक्ट बनाने में। प्रोजेक्ट बनाने में। इस पेंसिल का प्रॉपर्टी क्या है, मतलब इसका गुण क्या है कि ये पेपर पे आसानी से चल सकता है, ठीक है? इससे लिखावट का काम हो सकता है। इसीलिए हम जो सोचते हैं इसी से संबंधित हम सोचते हैं कि सिर्फ लिखने के काम में आ सकता है, लेकिन इसका आकार प्रकार पे मेरा ध्यान नहीं जाता है। इसका आकार प्रकार से भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर मान के चलिए किसी के कान में खुजली हो रहा है तो पेंसिल लगा सकता है, किसी को अगर ऐसे मारना होगा तो पेंसिल का यूज कर सकता है। मेरे कहने का मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका आकार प्रकार से भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन साधारणतः लोग उस ऑब्जेक्ट का जो वास्तविक यूज है बस उतना ही तक सीमित रहता है लोग। उसी तरह ड्राइंग है। ड्राइंग में अगर आपको सिर्फ एक सिंपल एक लाइन बताया जाता है तो आपको ये नहीं समझना है कि लाइन से सिर्फ हम अगर लाइन खींचना जानते हैं तो बस हम लाइन ही क्रिएट करना जानेंगे, नहीं। आप इस लाइन को दूसरे फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, आप किसी वस्तु का आकार प्रकार भी बना सकते हैं, ठीक है? तो आपको चारों दिशा में सोचने हैं। अब हम आपको बोले कि आप जाइए, एक दुकान है, उस दुकान में देख कर आइए कि दुकानदार क्या कर रहा है। आप गए दुकानदार के पास, दुकानदार को देखे कि वो दुकानदार आराम से चेयर पे बैठा हुआ है और मोबाइल चला रहा है, ठीक है? फिर आप जब मेरे पास आए तो आप बोले कि दुकानदार बैठा था और वो मोबाइल चला रहा था। फिर हम बोले कि अच्छा ठीक है, उसके दुकान में क्या ये सामान रखा हुआ था? तो आप बोले कि ये तो हम देखे नहीं है, रुकिए 1 मिनट, हम फिर से जाके देख के आ रहे हैं। तो बात समझ में आया? एक आर्टिस्ट को ऑब्जर्वर होना चाहिए, यानी कि वो कहीं जाता है तो वो ना देखे फिर भी उसके दिमाग में वो सारी चीज आ जाने चाहिए। उसी तरह वर्क है। अगर वर्क में आपको थोड़ा सा सिर्फ लाइन बताया जा रहा है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइन का ही प्रैक्टिस करें, उस लाइन से रिलेटेड आप कुछ भी बना सकते हैं। आपको जब हम बोले कि आप स्केचिंग में आप ये किचन ऑब्जेक्ट के कुछ नाम लिखें, कुछ वेजिटेबल्स के नाम लिखें, कुछ फ्रूट्स के नाम लिखें, व्हीकल्स के नाम लिखें, तो बहुत लोगों तो नाम भेजा ही नहीं,
दूसरा चीज बनाए ही नहीं। हम आपको क्यूब स्फेयर से भी 10-10 ठो नाम बोले लिखने के लिए, बोले थे ना, लेकिन बहुत लोगों ने लिखा नहीं, ना कुछ किया लोग। इससे क्या होगा ना कि आप लोग जीवन भर सीखते रह जाइएगा, नहीं आएगा। और हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग जीवन भर सीखें। आप लोग कम टाइम में अच्छा सीखें ताकि अच्छा से अच्छा आप वर्क कर सके, चाहे अपना प्रोजेक्ट में, चाहे आप आर्ट फील्ड में। ठीक है, जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही आएगा, नहीं मेहनत कीजिएगा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो हम आगे अब बढ़ते हैं। अब किचन ऑब्जेक्ट वगैरह सब चीज फिर से आप लोग बनाइएगा। अब हम जा रहे हैं 6 नंबर पे। तो 6 नंबर में है शेडिंग। ये बताया है शेडिंग कि नहीं बताया? नहीं बताए। ठीक है, तो शेडिंग, शेडिंग के अंतर्गत आता है टिंट, लाइट, हाईलाइट, शेडिंग के अंतर्गत आता है टिंट, लाइट, हाईलाइट, शेड, कास्ट शैडो। ठीक है, तो शेडिंग के अंतर्गत इतने सारे आते हैं। टिंट आता है, लाइट आता है, हाईलाइट होता है, शेड होता है और कास्ट शैडो होता है। अब फिर से देखिएगा इसको क्या क्या बोलते हैं। तो लाइट यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्रकाश, टिंट मतलब हल्का बोल सकते हैं, हाईलाइट मतलब होता है चमक, शेड मतलब होता है छाया और कास्ट शैडो मतलब होता है प्रति छाया। फिर से समझ जाइएगा, टिंट मतलब हल्का, लाइट मतलब प्रकाश, हाईलाइट मतलब चमक और शेड मतलब छाया और कास्ट शैडो मतलब प्रति छाया। प्रति छाया को ही हम लोग परछाई भी बोलते हैं। तो आप लोग इसमें और इसमें जरूर अंतर समझिएगा, शेड और कास्ट शैडो। शेड मतलब छाया और कास्ट शैडो मतलब प्रति छाया। अब ये चीज कैसे होता है तब देखिए, जैसे मेरे पास ये मास्किंग टेप है, ठीक है, इस मास्किंग टेप को, मास्किंग टेप हटाते हैं, अब मेरे पास एक लिंक का ताला है, क्या दिख रहा है? लिंक के ताले के इस साइड वाले पोर्शन में काफी ज्यादा चमक दिख रहा है ना? और इस साइड वाले पोर्शन में भी काफी ज्यादा चमक दिख रहा है। जस्ट इसके बाद यानी कि इस पोर्शन में एक पतला लाइनिंग दिख रहा है। उसके बाद से जस्ट इसके नीचे एक छाया दिख रहा है। और ओवरऑल ये पूरा जो दिख रहा है ये लाइट के प्रभाव से दिख रहा है। तो ओवरऑल पूरे को हम लाइट बोल सकते हैं कि लाइट के प्रभाव से ये दिख रहा है। लेकिन जहां पे डायरेक्ट लाइट जा रहा है वहां पे हो जा रहा है हाईलाइट, यानी कि ये जो पोर्शन जो काफी ज्यादा चमक रहा है, इतना ज्यादा चमक रहा है कि सिर्फ व्हाइट ही दिख रहा है, इसका सरफेस नहीं पता चल रहा है, उसको बोलेंगे हाईलाइट। उसके बाद से जो डार्क एरिया दिख रहा है, जैसे ये एरिया दिखा, फिर इसके बीच वाला एरिया दिखा, ये एरिया हो गया शेड यानी छाया। ठीक है, उसके बाद से इसका बैकग्राउंड दिखा, ये इसको बोलेंगे कास्ट शैडो यानी परछाई। तो समझ में आया किसको क्या बोलते हैं? टिंट हम बाद में बताएंगे, इसमें कोई दिक्कत? इसको ड्राइंग फॉर्म में हम बताएंगे। हाँ, शैडो मतलब परछाई, जो नीचे दिख रहा है ना जमीन पे, ये इसका सरफेस पे, ये कास्ट शैडो हो गया। ठीक है, ये कास्ट शैडो हो गया। और शेड मतलब होता है छाया। शेड मतलब छाया। मान के चलो कि ये मेरा हाथ है, इस हाथ पे इस साइड से लाइट आ रहा है तो इस साइड का पोर्शन दिख रहा है, लेकिन जस्ट इसके इस साइड वाला पोर्शन क्या हो रहा है, हल्का इसमें शेड आ जा रहा है। तो ये तो शेड हो गया और ये कास्ट शैडो हो गया। जस्ट इसके नीचे सरफेस पे इसकी पूरे हाथ की परछाई दिख रही है तो वो हो जाएगा कास्ट शैडो। ये लाइट हो गया, ये शेड हो गया और नीचे का कास्ट शैडो हो गया। अब इसको ड्राइंग फॉर्म में समझें। तो एक बॉल है,
ये एक बॉल है और इस साइड से लाइट आ रहा है। अब क्या हो रहा है कि ये बॉल पे इस साइड से लाइट आ रहा है, तो एक तो पूरा बॉल दिखेगा लाइट की वजह से, लेकिन जहां डायरेक्ट लाइट आ रहा है उस एरिया में ज्यादा लाइट हो जाएगा, और जहां लाइट नहीं पहुंच रहा है उस एरिया में शेड हो जाएगा और कास्ट शैडो हो जाएगा। तो लाइट का डायरेक्शन ये है, तो यहां से हम एक लाइन ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये लाइट आ रहा है, ये भी लाइट आ रहा है, तो जस्ट इसके इस साइड शेड हो जाएगा। क्योंकि ये स्फेयर है, स्फेयर यानी कि बॉल, सर्कल यानी कि चपटा 2D, और स्फेयर यानी 3D। अगर बीच में ही दिक्कत हो रहा है तो वहां भी क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे बीच में ही। ये हम कर्व करके सेट कर रहे हैं क्योंकि ये सर्कुलर है, ये पूरा गोलाकार ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम कर्व से शेड कर रहे हैं। ये हो गया। अब ये एरिया लाइट हो गया। अब इसमें कहीं बीच में ज्यादा चमक होगा तो उसको बोलेंगे हाईलाइट। ये जो पोर्शन है इसको बोलेंगे शेड। और जस्ट इसके नीचे सरफेस पे जहां पे लाइट नहीं पहुंचा वो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा कास्ट शैडो। अब समझ में आया? सबको समझ में आया ना कि नहीं? हाँ समझ में आया। आया सर। हाँ, ये जैसे ये पूरा ओवरऑल एरिया जो दिख रहा है ये लाइट के वजह से दिख रहा है, और ये दिख रहा है ये हाईलाइट की वजह से दिख रहा है। 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है, आप लोग थोड़ा वेट करेंगे। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो हम बता रहे हैं कि लाइट की वजह से ये पूरा लाइट दिख रहा है। लाइट का डायरेक्शन ये है, इसलिए सबसे पहले हाईलाइट इधर दिखेगा, लाइट का एरिया भी इधर दिखेगा। जहां लाइट नहीं पहुंच वहां पे शेड हो जाएगा, और पूरे ओवरऑल जैसे नीचे ये सरफेस पे जहां लाइट नहीं पहुंच पाया वहां पे कास्ट शैडो हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई डाउट? आगे बढ़े? नो सर। हाँ। ठीक। अब जस्ट इसके आगे आता है एक और चैप्टर जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक, टोन, टेक्सचर, कंट्रास्ट,
स्मजिंग, स्क्रिबलिंग। 1 मिनट होल्ड रहेगा लोग सबको। चलिए, तो सबको ये दिख रहा है साफ। अब देखिए, स्ट्रोक मतलब होता है क्या है, तो झटका देना। किसी भी चीज को जब हम झटका देते हैं तो इसको बोलते हैं स्ट्रोक। टोन मतलब होता है डार्क, गाढ़ा। टेक्सचर मतलब होता है रूप, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक अपना रूप होता है। कंट्रास्ट मतलब होता है चटकीला। स्मजिंग मतलब होता है किसी भी चीज को मिलाना। स्क्रीबिंग मतलब होता है किसी भी चीज को खरोचना, ठीक है। जैसे स्क्रब होता है, स्क्रब मतलब खरोचना। स्टिपल मतलब होता है ऐसे ऐसे पॉइंट करना। स्कॉम्बिंग मतलब होता है कंघी करना। अब फिर आते हैं स्ट्रोक पे। तो स्ट्रोक यानी पेंसिल को ऐसे पकड़े और ऐसे हवा में उछाल दिए, तो इसको बोलेंगे स्ट्रोक। पेंसिल पकड़े और हवा में उछाल दिए, इसको बोलेंगे स्ट्रोक। अब स्ट्रोक उतने तरीके के हो सकते हैं जितने तरीके के लाइन होते हैं। जैसे ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो गया, ये वर्टिकल स्ट्रोक हो गया, ये ऑब्लिक स्ट्रोक हो गया। अब ठीक इसका अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये वे भी स्ट्रोक हो गया। तो समझ में आ रहा है ना कि स्ट्रोक उतने तरीके के हो सकते हैं जितने तरीके के लाइन है। डबल साइडेड भी हो सकता है, दोनों साइड से भी। तो ये स्ट्रोक है। अब देखिए, स्ट्रोक जितना आपको बड़ा खींचना है पूरे हाथ का इस्तेमाल करेंगे, और स्ट्रोक जितने छोटे खींचने हैं ये कलाई का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ऐसे छोटे करेंगे तो कलाई का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पूरे हाथ का जब इस्तेमाल करेंगे यानी कि बड़े स्ट्रोक आप खींच सकते हैं। तो ये हो गया स्ट्रोक। आगे आता है टोन। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? नहीं। नो सर। टोन मतलब होता है डार्क। जैसे यहां पे हम डार्क लिए, फिर डार्क से हम थोड़ा सा हल्का करते चले गए, अब फिर डार्क कर लिए। तो यहां पे क्या है, टोन की मात्रा ज्यादा है तो इसको बोलेंगे डार्क टोन। यहां पे टोन की मात्रा क्या है, कम है, तो इसको बोलेंगे लाइट टोन। यहां पे फिर क्या है, तो फिर डार्क है। अब समझ में आ रहा है ना कि लाइट टोन और डार्क टोन क्या होता है। अब इस लाइट टोन और डार्क टोन
को लेकर 3 भाग में हम बांटते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला ये हो जाता है, ये लाइट टोन हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट। इस वाले पोर्शन को डार्क टोन में हम बांटेंगे, इसको बोलेंगे थर्ड। तो जो बीच का टोन होगा इसको बोलेंगे सेकेंड टोन। यानी किसी भी ड्राइंग में 3 टोन इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड होता है। फर्स्ट टोन जो थोड़ा एकदम हल्का होता है, सेकेंड टोन उस हल्के टोन से ज्यादा होता है, और थर्ड टोन जो काफी ज्यादा डार्क होता है। अब फिर आते हैं कि इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टोन क्या करेंगे, सबसे पहले अप्लाई करेंगे, और फर्स्ट टोन का एरिया बहुत ज्यादा होना चाहिए। जैसे हम फर्स्ट टोन यहां तक अप्लाई किए, अब हम सेकेंड टोन अप्लाई करेंगे। तो सेकेंड टोन इसी फर्स्ट टोन पे अप्लाई करेंगे, लेकिन जस्ट इसके हाफ होना चाहिए, फर्स्ट टोन से कम होना चाहिए। तो फिर से दोबारा फर्स्ट टोन, जब फर्स्ट टोन पे अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टोन पे ही अप्लाई करेंगे, तो ये सेकेंड टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा पेंसिल को थोड़ा प्रेस करके चलाएंगे, ये सेकेंड टोन में हो गया। अब इसी को हम थर्ड टोन में अप्लाई करेंगे। तो जैसे फर्स्ट टोन का ये नियम था कि फर्स्ट टोन के बाद से सेकेंड टोन हाफ होना चाहिए, तो थर्ड टोन इस सेकेंड टोन से भी हाफ होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो अब ये थर्ड टोन है। इसके बाद भी अगर हम चाहेंगे तो डार्क कर सकते हैं, लेकिन ये सारे ये थर्ड टोन में ही आएंगे। तो अब समझ में आ गया ना, ये डार्क टू लाइट की तरफ कैसे बढ़े, कैसे अप्लाई करेंगे फर्स्ट टोन, सेकेंड टोन और थर्ड टोन। अब किसी ऑब्जेक्ट पे जब अप्लाई करना होता तो क्या करेंगे। तो जैसे मान के चले कि ये मेरे पास एक पाइप है, अब इस पे क्या कर रहे हैं ना, हम इस साइड से लाइट दे रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टोन अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टोन यहां पे अप्लाई किए, फिर नीचे अप्लाई किए, क्योंकि इस साइड से आ रहा है तो जाहिर सी बात है नीचे का एरिया ज्यादा होगा। ये फर्स्ट टोन है। जस्ट इसके बीच में एक ऐसे लाइन बना देंगे, हम छोड़ दिए थे लेकिन हम इरेज कर दिए थोड़ा। अब ये जो बीच में जो हम किसी प्रकार का टोन इसमें इस्तेमाल नहीं किए, वो हो जाएगा मेरा हाईलाइट, और ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट टोन। अब फर्स्ट टोन के बाद से हम यूज करेंगे इसमें सेकेंड टोन। तो सेकेंड टोन फिर यहां से इस्तेमाल करेंगे, और बहुत थोड़ा ये सेकेंड टोन के बाद से हम क्या करेंगे ना, थर्ड टोन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया थर्ड टोन। समझ में आ रहा है अब देखिए ये पाइप है, तो पाइप के जस्ट अंदर क्या होगा, लाइट जाएगा नहीं, तो यहां से क्या करेंगे ना, डार्क करेंगे। थर्ड टोन अप्लाई करते करते धीरे धीरे इस साइड लाइट ला देंगे। यहां तक किसी को समस्या टोन समझने में? ना सर। समझ में आ रहा है ना, कैसे हवा में चल जा रहा है। हाँ, अब देखिए जब इतना हम अप्लाई कर दिए, तो अब क्या करेंगे ना, इसका कास्ट शैडो बना लेंगे। तो लाइट का डायरेक्शन जब ये था, तो यहां से एक और लाइन खींच लेंगे, यहां से एक और लाइन खींच लेंगे। तो पता चला कि ये इस लाइन को टच करते हुए हम इसका कास्ट शैडो यहां से बना लेंगे। देखिए कास्ट शैडो जब भी बनेगा ना, इक्वल बनेगा, कहीं डार्क कहीं लाइट नहीं। ये कास्ट शैडो हो गया। किसी भी ड्राइंग में जब आप शेडिंग कर रहे हैं तो कास्ट शैडो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ऐसा लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट हवा में तैर रहा है। तो ये भी समझ में आ गया टोन। अब आगे बढ़े। हाँ बोलो सर। कास्ट शैडो भी फर्स्ट ही टोन में करेंगे? नहीं, उसको आप सेकेंड टोन, थर्ड टोन, वहां टोन की हम बात नहीं बोलेंगे। वहां पे हम ये बोले कि जब भी कास्ट शैडो बनाएंगे, उसका जो मतलब शेडिंग का जो लेवल होगा ना, एक बराबर होगा। ऐसा नहीं कि कहीं डार्क हो जाए कहीं लाइट हो जाए, ये नहीं करेंगे। ऐसा तब संभव है जब एक ही साथ 3-4 मतलब लाइट आ गया हो, और उसका 3-4 क्या हो रहा है कि कास्ट शैडो बन रहा है। जैसे मेरे हाथ का आप लोग देखेंगे कास्ट शैडो, और यहाँ इस पेंसिल का ही देखिए,
अब दिख नहीं रहा है उतना ध्यान से, लेकिन मान के चले कि यहाँ पे एक शेड दिख रहा है, और कोई अगर इस साइड से लाइट आ रहा है, इस साइड से लाइट आ गया तो यहाँ पे दिख रहा है, कोई अगर इस साइड से लाइट आ रहा है तो उसका कास्ट शेडो फिर इधर बनेगा। या फिर चलिए देखिए यहाँ पे अब हम हाथ रखें, ये दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है 2 कास्ट शेडो। यस सर। हाँ, तो एक कास्ट शेडो दिख रहा है, ज्यादा डार्क है, ये वाला ज्यादा डार्क है, ये वाला ज्यादा कम है। हाँ। तो इसमें मान के चले कि ये फर्स्ट टोन है, और ये मान के चले कि ये सेकेंड टोन है, क्योंकि इसमें डबल कास्ट शेडो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं, है ना। यस सर। इसलिए वो डार्क दिख रहा है। तो हम जब भी कास्ट शेडो वगैरह बनाएंगे तो उसका लेवल 1 होना चाहिए, उसमें उतार चढ़ाव नहीं होना। जैसे यहाँ पे उतार चढ़ाव है ना, कहीं लाइट है कहीं डार्क है, लेकिन कास्ट शेडो में 1 लेवल का होना चाहिए। अब रही बात फर्स्ट टोन, सेकेंड टोन और थर्ड टोन मानने की बात, तो अगर हम इतना डार्क कर दे रहे हैं, ठीक है, और हम बोले कि ये फर्स्ट टोन है, तो ठीक है ये फर्स्ट टोन है, तो सेकेंड टोन क्या होना चाहिए, इससे भी ज्यादा डार्क होना चाहिए ना। और थर्ड टोन क्या होना चाहिए ना, कि इससे भी ज्यादा डार्क होना इससे चाहिए। भी ज्यादा डार्क। हाँ, तो अब समझ में आ गया ना कैसे वैल्यू रखेंगे फर्स्ट टोन, सेकेंड टोन और थर्ड टोन का। यस सर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कोई जूता है, या फिर ये मेरे पास माउस है, ठीक है, तो ये तो माउस तो ऑलरेडी ब्लैक है ना, तो इसमें फर्स्ट टोन देंगे इस हिसाब से तो गड़बड़ हो जाएगा ना, लगेगा कि ब्लैक है ही नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, क्लियर। यस सर। हाँ, अब आगे आते हैं टेक्सचर। तो टेक्सचर मतलब क्या होता है, रूप होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का अपना एक रूप होता है। जैसे इस पेज का हम ऐसे टच करके बता सकते हैं कि ये पेज है, और नीचे अगर कुछ जमीन सरफेस होगा उसको भी टच करके बता सकते हैं, दीवार को टच करके बता सकते हैं, आंख बंद करके किसी को चेहरा अगर पकड़ेंगे तो उसको बता सकते हैं कि ये फलाने का चेहरा है। ठीक है, तो जो रूप होता है, जिस रूप से उसकी पहचान होती है, उसको बोलते हैं टेक्सचर। तो क्या करते हैं हम, ये पेंसिल लिए, पेंसिल में ग्रेफाइट लगा है और ये पेज है, इसी पेज पे हम थोड़ा पेंसिल घिस के यानी ग्रेफाइट चला के हम ऐसा शेप बना दिए, तो ये क्या बन गया, माउंट बन गया। माउंट बना ना, आप लोग बोलते रहिए बीच बीच में। यस सर। यस सर। नहीं तो लगेगा कि आप लोग का अपहरण हो चुका है, हम ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। तो ये हो गया माउंट। तो आप देखिए इस पेज पे ना ही ओरिजिनल का ही माउंट है ना ही कुछ है, तो हमने क्या किया, बस ग्रेफाइट के माध्यम से जो माउंट का जो कैरेक्टर होता है, जो माउंट का जो रूप होता है, बस उसी को मैंने यहाँ पे बनाया, उसको बोलेंगे टेक्सचर। टेक्सचर मतलब उभार भी होता है, किसी भी चीज का पैटर्न भी होता है। ठीक है, तो टेक्सचर समझ में आ गया। यस सर। तो अब आगे आते हैं कंट्रास्ट। तो कंट्रास्ट समझने की चीज है, जैसे ये हम एक शेड कर दिए और ठीक इसके बगल में एक ये शेड किए, तो जाहिर सी बात है कि ये ज्यादा दिख रहा है और ये कम दिख रहा है, ये ज्यादा दिख रहा है और ये कम दिख रहा है, यानी कि इसमें ज्यादा कंट्रास्ट है और इसमें क्या है, कंट्रास्ट की कमी है। तो किसी भी ड्राइंग या पेंटिंग में जब हम कलर कर लेते हैं या शेडिंग कर लेते हैं और कुछ दिन के बाद से या फिर उसी टाइम अगर उसमें कलर की कमी हो जाती है, ऐसा लगता है कि इसमें कलर फीका फीका लग रहा है, तो उसको बोलेंगे कंट्रास्ट लेस पेंटिंग या कंट्रास्ट लेस स्केचिंग। अगर किसी ड्राइंग में बहुत ज्यादा ओवर कंट्रास्ट हो जा रहा है, यानी कि एकदम दूर से ही झकझक दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं कंट्रास्ट फुल पेंटिंग। अब समझ में आया मेरी बात, कंट्रास्ट किसको बोलेंगे। यस सर। दूसरा तरीका कंट्रास्ट उसे भी कह सकते हैं जो अपने वास्तविक कलर में और गाढ़ा होते चला जाए। जैसे अगर पीला है और भी ज्यादा डार्क पीला हो जाए, रेड है और भी ज्यादा एकदम रेड हो जाए। आप लोग ने कभी टेलीविजन में रिमोट देखा होगा, उस रिमोट से जब आप कलर बैलेंस करने जाएंगे तो एक आता है कंट्रास्ट। उस कंट्रास्ट को जैसे आप आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ब्लैक एकदम ब्लैक हो गया, रेड एकदम रेड हो गया, व्हाइट एकदम व्हाइट हो गया, यानी कि जो जो कलर था
वो बहुत ज्यादा डार्क होने लगा, उसको हम बोलते हैं कंट्रास्ट। आप लोग सेलफोन में भी अगर कोई इमेज वगैरह एडिट आप करने जाएंगे तो उसमें एक कंट्रास्ट ऑप्शन आएगा। जैसे आप कंट्रास्ट को बढ़ाएंगे, व्हाइट व्हाइट होने लगेगा, मतलब उसका एरिया बढ़ने लगेगा, ब्लैक का एरिया बढ़ने लगेगा, जो जो कलर होते हैं वो आपस में चटकीले होने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं कंट्रास्ट। अब आगे आता है स्मजिंग। स्मजिंग मतलब होता है ऐसे मिलाना, जैसे ऐसे किए, और इसको किसी भी चीज से मिला दिए, इसको बोलेंगे स्मज करना यानी मिलाना। अब जस्ट इसके आगे आता है स्क्रबिंग। स्क्रब में मतलब क्या होता है, इरेजर लिए और इसको ऐसे हम इरेज करके हटा दिए, इसको बोलेंगे स्क्रबिंग। ठीक है। अब आगे आता है स्टिपलिंग। तो जैसे स्टिपल करते हैं, पॉइंट पॉइंट ऐसे ऐसे करते हैं, दिख रहा है सबको? हाँ, तो इसको बोलेंगे स्टिपल। बहुत सारे बायोलॉजी या जूलॉजी के आप बुक देखेंगे जिसमें पुराने प्रिंटिंग की हम बात कर रहे हैं, उसमें आप बहुत सारे इमेज देखेंगे जो इसी स्टिपल के माध्यम से बनाया गया है, यानी डॉट 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 करके। पहले आप एक कैलीग्राफी आप नाम सुने होंगे, एक लिथोग्राफी आप नाम सुने होंगे। पहले के जितने भी नोट वगैरह छपते थे वो सारे लिथोग्राफी पैटर्न से छपते थे, यानी कि उसमें बहुत सारे पतले पतले लाइन होते थे और ऐसे क्रॉस क्रॉस लाइन होते थे। आप आज के भी नोट में आप देख सकते हैं, लेकिन आजकल दूसरे मेथड से छपते हैं, लिथोग्राफी प्रोसेस से नहीं छपते हैं। तो उसी का एक ये है पैटर्न, ये स्टिपल करना। ठीक है, इसका हम ड्राइंग एक भेज देंगे तो पता चल जाएगा। अब आगे आता है कॉम्बिंग। तो पेंसिल को जब ऐसे हम चलाते हैं, ये ऐसा तब चलाते हैं जब शेडिंग करना होगा तब। तो जब ऐसे चलाएंगे तो इसको बोलेंगे कॉम्बिंग। तो समझ में आ गया आपको 7 नंबर? यस सर। यस सर। चलिए, इसके आगे भी फिर हम बताएंगे 8 नंबर अभी, लेकिन हम बता देते हैं आप लोग को हमने क्या बताया आज। 6 नंबर शेडिंग। ठीक है, इस शेडिंग में किसी साइड है, इस शेडिंग में एक और वर्ड ये टिंट था। ठीक है, टिंट को हम समझा दे रहे हैं। टिंट मतलब होता है हल्का कलर करना। जैसे मान के चले कि ये रेड कलर है, एग्जाम्पल के तौर पे ये रेड कलर है, इसी रेड को जब और हल्का हम करेंगे, यानी कि इसमें व्हाइट यूज कर देंगे या थोड़ा सा पानी यूज कर देंगे या फिर जो मीडियम डाल के इसको हल्का बना लेंगे, तो यही रेड अब हल्का रेड ऐसे दिखेगा ना। इसमें और पानी मिला देंगे तो यही रेड और हल्का दिखेगा ऐसे, माने इससे भी हल्का। लेकिन ये तीनों रेड ही है। ठीक है, ये तीनों क्या है, रेड ही है। तो इसको बोलेंगे डार्क और इसको बोलेंगे टिंट। टिंट मतलब इसी रेड का हल्का। ये अप्लाई सिर्फ रेड पे ही नहीं होगा, हर एक कलर का होगा, लेकिन सारे एक ही समुदाय के होने चाहिए, सारे एक ही फैमिली के होने चाहिए। अब उसी तरह जस्ट इसके आगे हम और हल्का बना दिए तो इसको बोलेंगे टिंट और पीछे वाले को बोलेंगे डार्क। तो ये समझ में आ गया ना टिंट? यस सर। यस सर। ठीक। यस सर। अब फिर आते हैं हम 8 नंबर पे। थोड़ा सा और इसको बता देते हैं। आप लोग करना क्या होगा ना कि इसका सबका एक ड्राइंग कॉपी में अच्छे से उतार लेने हैं। स्ट्रोक के लिए अलग बना लेने हैं, टोन के लिए अलग बनाए, टेक्सचर के लिए अलग, ताकि ये हमेशा के लिए याद रहे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम आपको समझा दिए तो आपको याद हो जाएगा। ये कोई जादू नहीं है कि आपको हम बता रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब हम बना लेंगे बन जाएगा। पॉसिबल नहीं है। बहुत सारा इसके पीछे मेरी मेहनत है, इसलिए हम इसको बना ले रहे हैं। आप लोग तो वैसे भी मेहनत कम करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो कोशिश करेंगे कि इसका थोड़ा सा फेयर वगैरह कर लेंगे और इस पे थोड़ा सा वर्क करके हमको दिखाएंगे भी। 8 नंबर जो है ये आता है स्केचिंग। आठ नंबर के जितने ऊपर सारे चीज जो बताए गए थे वो स्केचिंग करने में हेल्प करने के लिए वो सारे चीजें हैं, लेकिन अब आता है, अब धीरे धीरे आपको स्केच करने हैं। तो स्केचिंग में कुछ चीजें जो है जिसको रखा गया है जिससे आप संसार के सारे चीजें बना सकते हैं। तो फर्स्ट है स्टिल लाइफ।
और दूसरा है लाइफ स्टडी। स्टिल लाइफ जिसको हम निर्जीव ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं, और लाइफ स्टडी जिसको हम सजीव बोल सकते हैं, लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं। ठीक है। अब स्टिल लाइफ में वैसे चीज आते हैं जो स्थिर हो, जो रुके हो। वैसे चीज नहीं आते हैं जो नॉन लिविंग है लेकिन रुके नहीं है, जैसे चलता हुआ फैन, उड़ता हुआ बादल, बहता हुआ पानी और दौड़ती हुई गाड़ियां। ये सारे स्टिल लाइफ में नहीं आएंगे क्योंकि ये स्टिल नहीं है। स्टिल मतलब रुका हुआ। ठीक है। अब उसी तरह लाइफ स्टडी, लाइफ स्टडी जितने भी सारे एनिमल्स आते हैं वो सारे लाइफ स्टडी में आते हैं। एनिमल्स, प्लांट्स नहीं। ठीक है। ड्राइंग में हम बता रहे हैं जितने सारे एनिमल्स होते हैं, चाहे इंसान हो चाहे इंसेक्ट हो, वो सारे लाइफ स्टडी में आते हैं। अब स्टिल लाइफ में फिर आते हैं, तो स्टिल लाइफ के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? तो स्टिल लाइफ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बॉक्स, स्फेयर, मेटल ऑब्जेक्ट, क्लॉथ, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ईटीसी। ठीक है। तब यहां देखिए बॉक्स, यानी कि संसार के जितने सारे ऑब्जेक्ट जो बॉक्स के जैसा दिखते होंगे वो बॉक्स बनाने से बन जाएंगे। स्फीयर के जैसा दिखने वाले सारे ऑब्जेक्ट स्फीयर बनाने से बन जाएंगे। मेटल के जैसा दिखने वाले सारे ऑब्जेक्ट मेटल के टेक्सचर देने से बन जाएंगे। उसी तरह क्लॉथ के जैसे दिखने वाले सारे क्लॉथ के वेरिएंट क्लॉथ के टेक्सचर देने से बन जाएंगे। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में क्या आएंगे? तो हवा आ जाएगा, पानी आ जाएगा, कांच आ जाएंगे, जो आर पार दिखते हैं वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। इसके अलावा जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो बन सकते हैं स्टिल लाइफ के अंतर्गत। अब लाइफ स्टडी में तो आपको पता है एनिमल्स हैं, जितने भी सारे इंसेक्ट हो गए, ह्यूमन हो गए, ये सारे लाइफ स्टडी के बारे में, लाइफ स्टडी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें स्टडी क्यों जुड़ा है? स्टिल लाइफ स्टडी इसको बोलते हैं, लाइफ स्टडी इसको ही बोलते हैं। स्टडी की मतलब जब बचपन से आज आप लोग हर चीज को देखते आए हैं लेकिन कभी आपने ध्यान से देखा नहीं उसको। तो स्टडी का मतलब आप उस चीज को गौर करके देखेंगे कि उसमें ऑब्जेक्ट में होते क्या है, उसके शेप कैसे होते हैं, उसके आकार प्रकार कैसे होते हैं, वो स्टडी कहलाता है। ठीक है। उसके बारे में थोड़ा पढ़ना स्टडी कहलाता है। फिर यहाँ पे हम आएंगे स्टिल लाइफ में। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन किया था टेबल नहीं बन रहा। यस सर। अभी हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना स्टिल लाइफ में, हम बॉक्स से रिलेटेड कुछ ड्राइंग का नाम लिखेंगे, एकदम ईमानदारी से बनाएंगे। स्फीयर से रिलेटेड कुछ ड्राइंग का नाम लिखेंगे, एकदम ईमानदारी से बनाएंगे। पहले जो आप नाम लिखे थे और ईमानदारी से बनाए थे उसमें शेडिंग नहीं करना था, लेकिन अब इसमें आपको शेडिंग करने हैं। हम कुछ इमेज भी ग्रुप में अब डाल देंगे जिसमें आप शेडिंग करेंगे। उसके बाद से मेटल ऑब्जेक्ट का भी हम कुछ इमेजेस डाल देंगे, उसमें आप शेडिंग करेंगे। सारे शेडिंग किए हुए इमेज होंगे। पहले आप उसका लेआउट करेंगे, लेआउट करना शुरू करेंगे। ठीक है। तो टेबल हम बता रहे हैं, फिर से देखिए सब कोई, ये हो गया बॉक्स। अब क्या करेंगे बताए लोग? इसको हमको टेबल बनाना है, सब कोई बताया एक एक स्टेप, आप ही लोग बताएंगे। सर इसको क्यूब में कन्वर्ट करके। हाँ, इसको क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो, जो ईमानदारी से पढ़ाई नहीं किया होगा, क्यूब नहीं बनाया होगा, उसको दिक्कत होगा। नहीं प्राची, तुमको दिक्कत, तुमने नहीं पढ़ा है, लेकिन तुमको रिकॉल करना होगा यस वो सर। सारे नॉलेज। ये हो गया, क्यूब हो गया ना। अब देखो, अब ऊपर के पोर्शन को, अब देखो हम जो टेबल बना रहे हैं ये एज एक फॉर्मूला की तरह है कि टेबल बनाने में ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है।
परफेक्शन के लिए थोड़ा इसमें टाइम देना पड़ेगा। अब जैसे क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा सा शेप हम बाहर निकाल सकते हैं। हम निकाल ही दे रहे हैं। ये हम बाहर निकाल दिए। ये शेप जस्ट थोड़ा मोटा हम कर दिए, ये इसका पैर हो गया। ये हो गया, ये टेबल हो गया। इसको हम इरेज कर देंगे नीचे वाले ऑब्जेक्ट को। अब जब टेबल बनाने आ गया, हम समझ गए कि एक क्यूब के अंदर बनता है, तो हम अब डायरेक्ट भी बना सकते हैं ना। डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब बन गया डायरेक्ट। अब इस टेबल का व्यू पॉइंट इधर से है, मतलब हम इधर से इसको देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस टेबल को हम सामने से देख रहे हैं। तो आगे चल के आपका 10 नंबर में एक लेसन है पर्सपेक्टिव, ठीक है। पर्सपेक्टिव के अनुसार जो वस्तु हमारे पास होता है वो बड़ा दिखता है, और जो वस्तु दूर होता है वो छोटा दिखता है। तो ये हिस्सा हमारे बहुत करीब है, इसलिए ये बड़ा दिख रहा है, और ये हिस्सा हमसे थोड़ी सी दूरी पे है, तो वो छोटा दिख रहा है। अगर हम इसको बॉक्स से बनाते तो कैसे बनाते? तो एक डब्बा हम पहले बना लेते जो फ्रंट का होगा। एक डब्बा जो दूरी पे है, इसको हम यहां बना देंगे, जो इससे छोटा होगा, और फिर इसको हम मिला दिए। आप समझ में आया? यस सर। अब सभी लोग अपने अपने फिर से प्रॉब्लम बताएं, हमको पूछे। सर हाँ। सर घर बनाने के लिए सर वो कोई मतलब ऐसा शेप अगर वैसा हो सकता मतलब बता सकते? जैसे घर बनाने हैं तो दो तरीके हैं। सबसे पहले तो घर, अगर बाहर का पोर्शन बनाना है तो डायरेक्ट हम बना सकते हैं। घर के अंदर का पोर्शन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटा एक बॉक्स बनाते हैं, सिर्फ समझने के लिए। ये हम डब्बा बना दिए, ठीक है, दिख रहा है ना। अब सोचो कि तुम इस डब्बे के अंदर चले गए। कल्पना करो कि तुम इस डब्बे के अंदर चले गए, और इस डब्बे के अंदर जाके इस कॉर्नर को तुम देख रहे हो। समझ रहे हो अभिषेक हम क्या बोल रहे हैं? इस हाँ जी। डब्बे के अंदर गए और इस कॉर्नर को देख रहे हो। इस डब्बे के अंदर चले गए तो क्या होगा, ये कॉर्नर ही सिर्फ तुमको दिखेगा। डब्बे के अंदर पहुंचे हो तो इसके बैक साइड वाला नहीं दिखेगा, यानी कि ये हिस्सा नहीं दिखेगा, तो ये कॉर्नर का हिस्सा दिखेगा। तो इस सबसे पहले इस कॉर्नर को हम बना लेंगे। अब देखो, ये दिख रहा है, कॉर्नर का हिस्सा हम बना लिए। यस सर। अब समझ में आया ना कि हम बॉक्स के अंदर हैं। ये समझो कि पूरा इन्वायरमेंट बॉक्स के अंदर है। अब इस कॉर्नर को हम बना लिए, तो कॉर्नर से रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, अब इस घर के अंदर हम कुछ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब देखो, ये अंदर एक टेबल हो गया, चाहे जो भी हो, चाहे वो चौकी बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, हो गया। ये दीवार है, इस दीवार पे हम कुछ फ्रेम हैंग कर दे रहे हैं। अब जैसे ये लाइन है ना, तो इसी लाइन के परपेंडिकुलर ये बनेगा, पैरेलल ये बनेगा, तो ऐसे होगा।
ये जब पर्सपेक्टिव बताएंगे ना तो और अच्छा से समझ में आएगा। ये हो गया। अब यहीं पे हमको एक छोटा सा स्टूल बनाने हैं, तो ऐसे करेंगे। इसके जस्ट पीछे वाला पैर जो होगा यहीं तक जाएगा, यह इस जमीन के पास तक। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना? घर के अंदर का चीज ऑब्जेक्ट हमको बनाना है, तो इस डब्बे को पहले समझना होगा। अगर मान के चलो कि पेज थोड़ा सा और हम बड़ा कर दिए, ये लाइन को और आगे तक लेके गए, तो इसका रूफ भी दिख जाएगा। रूफ कैसे दिखेगा? तो यहाँ पे फिर हम मानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो हम यहाँ बनाए थे, यहाँ हम बना रहे हैं छोटे से। जस्ट इसके ऊपर गए, यहाँ पे क्या था? मेरा बेड था। यहाँ पे एक छोटा सा टेबल था। यहाँ पे एक फ्रेम कुछ टंगा हुआ था। यहाँ भी हम एक क्या कर रहे हैं ना, फ्रेम एक टांग दे रहे हैं। अब जस्ट ऊपर का रूफ तो हमको दिखेगा नहीं, तो सिर्फ फैन दिखेगा। तो ये हो गया फैन का एरिया। ठीक है, अब समझ में आया? यस सर। सर ये जो फ्रेम टंगा है, जो उसका ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो भी नीचे वाले के पैरेलल होगा ना? हाँ हाँ हाँ, नहीं ऊपर वाला पोर्शन नहीं, नीचे वाला। अब कैसे? देखो, जैसे अब इसी चीज को हम फिर यहाँ बना रहे हैं, तो ये नीचे का हो गया, ये नीचे का लाइनिंग हो गया। ठीक है, और ऊपर का लाइनिंग खींचना होगा, तो ऊपर का लाइनिंग ऐसे होगा, ये ऊपर का लाइनिंग। क्योंकि अभी हम बताए थे कि जो ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है वो बड़ा दिखता है, जो दूर होता है वो छोटा दिखता है। तो ये लाइन जो है हमसे दूर है, लेकिन ये वाला लाइन जो क्या है, हमसे करीब है ना? देखो तो नहीं। यहाँ यहाँ अभिषेक, समझ में आ रहा है ना? ये जो लाइन है हमारे करीब है और ये लाइन दूर है। तो इस लाइन से मतलब पैरेलल अगर लाइन करेंगे, ऊपर करेंगे, तो ये तो चलेगा, लेकिन धीरे धीरे जाते जाते बीच में क्या होगा ना, कि ये सीधा हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। और फिर जैसे ऊपर जाएगा, अब ऊपर के अकॉर्डिंग बनना शुरू हो जाएगा। अगर मान के चलो कि इसके बीच में विंडो बनाने हैं, चाहे कुछ बनाने हैं, तो ऐसे बनेंगे। यानी को ये कर लेंगे और ऊपर के अकॉर्डिंग ये कर लेंगे। सर तो एक बार बाहर का भी वाला भी बता दिया। ये एक बॉक्स बना दिए। ठीक है, अब इस घर में एक साइड हम डोर बना दे रहे हैं। अब एक साइड विंडो बना दे रहे हैं। इसके ऊपर जो डिजाइन बनते हैं आजकल वो बना दे रहे हैं। अब हम चाहेंगे तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको चेंज ही कर देते हैं। अब हमको क्या करना है ना, जो बालकनी जो निकला हुआ रहता है उसको हम बनाते हैं। ये छत है, छत के ऊपर एक और इसमें कुछ है, बिल्डिंग वगैरह। इसका ये डोर है। इसके ऊपर कपड़ा हैंग है। ठीक है, कुछ लोग हैं।
अब समझ में आया कैसे बनाएंगे? यस सर। तो कोशिश करेंगे ऐसे ही कुछ कुछ ड्राइंग बनाने के लिए। हाँ, और समझ किसी में का नहीं आ क्वेश्चन? रहा है टिंकू, समझ नहीं, नहीं ये आ रहा है। अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा है? क्या नहीं समझ में आ रहा है? फिर से पूछिए। कैसे घर बन गया? अच्छा, डायरेक्ट कैसे घर बन गया, ठीक है। इसी का हम छोटा स्वरूप बना रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे ना, बॉक्स बनाएंगे। ये जो हम ऊपर का चीज बनाया है, ये आगे जैसे आप लोग ड्राइंग करना शुरू करेंगे तब ये बनना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा सा तब बनेगा जब ह्यूमन प्रोपोर्शन वगैरह कुछ कुछ आपको जानकारी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाए, एक डब्बा बनाए, ठीक है। इस डब्बा के अंदर एक रेक्टेंगल बनाए और फिर इसी के जस्ट सामने एक और स्क्वायर बनाए। तो ये विंडो हो जाएगा और ये डोर हो जाएगा। इसके जस्ट ऊपर एक कर्व बना दिए। ये सारे ज्योमेट्रिकल शेप ही है, कोई घर नहीं है, ठीक है। ये सारे ज्योमेट्रिकल शेप हैं। अब हम क्या करें, इसके साइड में ये जो बनाए थे, तो हम क्या करेंगे कि ये जो बड़ा लाइन था, इसी बड़ा की लाइन के जैसे यहाँ पे छोटा लाइन कर देंगे। छोटा लाइन किए और इसको मिला दिए आपस में। तो क्या होगा, ये हमारे पास का हो गया और ये दूर का हो गया। अब ये जो बालकनी जो बनाए थे, तो किसी भी घर का बालकनी बाहर की तरफ निकला रहता है, ये नहीं कि एकदम छत से ही ऊपर निकल जाए। तो जब भी बालकनी बनाएंगे तो इस लाइन से बाहर की तरफ एक लाइन निकाल देंगे, यहां से भी बाहर की तरफ एक लाइन निकाल देंगे और सबसे पहले हम एक यहां तक बना देंगे। अब चूंकि इस साइड ही बाहर निकला, इस साइड ही बाहर निकला है, और चूंकि अंदर से बाहर की तरफ निकला है, तो उस लाइन को तो दिखा नहीं सकते हैं हम। जैसे मान के चले कि पेंसिल को हम ऐसे पकड़ लिए एकदम सीधा, ठीक है। अब ये इसका पॉइंट कैसे ऊपर आया है जो दिख नहीं रहा है, अगर ऐसे रहता तब दिखा पाते। तो उसी तरह ये है, अंदर से जो बाहर की तरफ निकला है उसको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन लंबाई चौड़ाई दिखा सकते हैं। उसी तरह इस साइड थोड़ा बाहर हम दिखा सकते हैं। फिर यहां हम किए, फिर ये। अब ये हो गया मेरा बालकनी। ऊपर का आप नहीं ध्यान दीजिए, ठीक है। समझ में आया? हाँ। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई समस्या नहीं ना है? ना सर। चलिए, तो क्लास ओवर करते हैं और आप लोग कोशिश कीजिए इसे बना के दिखाने के लिए। इससे रिलेटेड आप लोग वर्क खुद बना के दिखाइए। सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद से हमको दिखाएंगे। शेडिंग के लिए हम वर्क दे देते हैं, अगर आप लोग अपने मन से नहीं बना पाएंगे तो जो वर्क देंगे उसको आप जरूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए फिर, ओके।